मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। एक म्यूजिक लूसीफर के नाम से अपने नाम से जुड़िए। म्यूजिक लूसीफर से नाम से है कौन बंदा है? All the students are instructed to join with their proper names. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Now we have to discuss diffraction of light. Diffraction. We have completed interference. Anand Baranwal. Yes, sir. आनंद, इंटरफेरेंस क्या होता है डिफाइन करिए। इंटरफेरेंस बता सकते हैं? तो पहला दूसरा क्लास नहीं किए थे। एक भी क्लास नहीं किए थे? और जो 12वीं में क्लास किए थे नहीं किए थे? 12th में लास्ट लेक्चर किए थे। किए थे। नहीं लास्ट में नहीं, तो 12th में पूछ रहा हूँ। 12वीं में किए थे तो इंटरफेरेंस आना चाहिए ना भैया। अगर इंटरफेरेंस खत्म हो गया, पूरा इंटरफेरेंस नहीं समझ में आ रहा है, इंटरफेरेंस की डिफिनीशन में दिक्कत आ रही है। Interference is a phenomena of superposition of two or more than two waves. Okay? Okay, sir. In which the resultant intensity changes after superposition. Resultant intensity changes after superposition. अब डिफ्रैक्शन भी एक तरीके का इंटरफेरेंस है। डिफ्रैक्शन एक तरीके का इंटरफेरेंस है, लेकिन वो सेकेंडरी वेव्स का इंटरफेरेंस है। वो सेकेंडरी वेव्स का इंटरफेरेंस है। जब कोई लाइट रेज किसी अपर्चर से होकर के बेंड करती हैं, तो उस बेंडिंग ऑफ लाइट रेज को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। स्क्रीन दिख रही सभी को? यस सर। यस सर। तो जनरली मोटे मोटे शब्दों में अगर कहें, phenomena bending of light around the corners of an obstacle. The corner
अब ऐसा नहीं कि लाइट वेव सर आपकी आवाज कट रही है। डिफ्रैक्ट होती है, साउंड वेव्स भी डिफ्रैक्ट होती हैं। ज्यादातर लाइट वेव्स नहीं डिफ्रैक्ट होती, वेव्स आल्सो डिफ्रैक्ट। ऑडियो नहीं क्लियर यस है? सर। यस सर। क्लियर है सर। मेरा यस सर। इधर तो रुकिए, मैं फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, उससे एक सेकेंड में। जस्ट अ मिनट। एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, अपने रूम में, तो हो सकता हो कि यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं अपने फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। सर अब क्लियर आ रहा है आवाज? अब आ रहा क्लियर? यस सर। यस सर। तो जो डायग्राम बना है, जो ऊपर की 2 लाइंस लिखिए, ऊपर की 2 लाइंस रफ में नोट करिए। फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट around the corners of an obstacle बोलिए, अब आवाज सुनाई दे रही? यस सर। यस सर। यस सर। रिफ्लेक्शन हो रहा है? यस हाँ सर। सर, आपकी आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है। माइक ऑफ कीजिए। सर इको हो रहा है, इको। यस। अब हो रही? यस सर क्लियर। नो सर। नो सर। ओके। तो phenomena bending of light around the corners, this is diffraction। आप जैसे आपके किसी रूम में आपके म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, ओके, वहां गाने चल रहे हैं, आप किसी दूसरे रूम में बैठे हैं, तो आपको सॉन्ग सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा? सुनाई देगा। यस सर। देगा। यस सर देगा। नहीं देगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप तो सामने तो नहीं बैठे। ऐसा क्यों होगा? साउंड की रिफ्लेक्शन की वजह से। ऐसा डिफ्रैक्शन की वजह से होगा, बिकॉज साउंड वेव्स आल्सो डिफ्रैक्ट। यस सर विंड होगी। जहां आप बैठे, ठीक है ना? पहले 1803 में थॉमस यंग ने डिफ्रैक्शन को देखा, उस पैटर्न को ऑब्जर्व किया, और उसने बताया कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन। उस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम
डिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। इतना नोट कर लें। आगे चलें। पैटर्न है, मैक्सिमम जगह एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। डिफ्रैक्शन दो तरीके का है। Please write down the classification of diffraction. It is very important. Types of diffraction is very important. Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction. Please note down the points shown on your screen. Please note down all those points. Types of diffraction. Fresnel class of diffraction and Fraunhofer class of diffraction. स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Please write down. First is the wave front is cylindrical in Fresnel. And it is planar in Fraunhofer diffraction. In Fresnel diffraction, source of screen are at finite distance From the obstacle. ये पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन फ्लैट सरफेसेस के पैटर्न्स पे हैं, जबकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेसेस के पैटर्न पे है। ओके, आगे चले। सर ये जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, तो इसमें जो शीट है बीच में, ये क्या है? एक अपर्चर है, एक कोई ऑब्स्टेकल है जो लाइट रेज के रास्ते में रखी गई है। इट इज इट है, लाइट रेज वहां से निकल रही है, स्क्रीन पे पड़ रही है। ये एक्चुअली स्क्रीन के रास्ते में ही एक पॉइंट्स है। They may also act as a screen. ठीक है, इन्हीं से होकर के लाइट रेज स्क्रीन पे जा रही है। और देखिए स्क्रीन पे एक पैटर्न बना हुआ है, वेव्स का पैटर्न बना हुआ है जब डिफ्रैक्ट होती है। तो एक्चुअली इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक ही जैसी फिनोमेना
है, क्योंकि ठीक है, जो डिफ्रैक्शन है उसमें सेकेंडरी वेवलेट्स जो होती हैं उनका इंटरफेरेंस होता है। हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कोई बता पाएगा मुझे? Huygens concept of secondary wavelets. बोलिए। अभिनव बताओ, अभिनव श्रीवास्तव बताओ, सेकेंडरी वेव्स का क्या कॉन्सेप्ट है, सेकेंडरी वेवलेट्स का कॉन्सेप्ट? सर, surface touching these secondary wavelets give the forward direction of next wavefront. मैं नहीं समझ पाया, कहाँ से देख के बोल रहे हो? नहीं सर, कॉन्सेप्ट थोड़ा याद था सर, वही। हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट्स का कॉन्सेप्ट सर, जो सेकेंडरी वेवफ्रंट होता है सर, जो प्राइमरी वेवलेट्स होती है वो जहाँ पे एंड होती है वही आपका सेकेंडरी वेवलेट्स की स्टार्टिंग कंसीडर की जाती है। और हर तेज बोलो, कौन बोल रहा, आवाज नहीं आ रही है, तेज बोलो, माइक अपना तेज करो, वो बुजुर्ग माइक अपना तेज करो। सर, जो सेकेंडरी वेवलेंथ, माइक तेज कर अपना। यस सर, एक मिनट। सर हेलो, सर जो प्राइमरी वेवलेट्स होती है वो जहाँ पे एक स्क्रीन पे जहाँ जिस जगह पे भी एंड होती है तो उसी जगह पे सर सेकेंड जो वेवलेट होती है उसकी फॉर्मेशन की स्टार्टिंग होती है। कोई बात, सेकेंडरी वेवलेट्स की फॉर्मेशन की स्टार्टिंग मतलब सर वहीं से जो वेवलेट्स जो आगे जाती है सर वहीं से फॉर्म होती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सर। सर, जब एक वेव फ्रंट के हर पॉइंट को एज अ सोर्स मान के एक दूसरा वेव फ्रंट जनरेट करते हैं तब उसको वेरी गुड, ओके। हाँ, पूरी बात बता भाई अब। हाँ, पूरी बात बता। हाँ सर, किसी भी वेव फ्रंट के किसी भी हर पॉइंट को जब अच्छा, वेव फ्रंट क्या होता है, सभी को बताओ जरा, वेव फ्रंट क्या होता है? सर, वेव फ्रंट जब भी सर रेस ट्रैवल करती हैं तो सर उनके जो पॉइंट का जो लोकस होता है, जो एक प्लेन बनता है, उनको हम वेव फ्रंट कहते हैं। उनके साथ और उस प्लेन पे क्या होता है, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? फेज सेम होता है। गुड है ना, दे ऑसिलेट्स इन सेम फेज। यस सर, they vibrates in same phase or having constant phase difference। अब फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, फ्रॉनहोफर में प्लेनर वेव फ्रंट है, और डिफ्रैक्शन एक तरीके का सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच का इंटरफेरेंस है। हाइगेंस का जो सेकेंडरी वेवलेट्स का कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि जब लाइट वेव्स किसी मीडियम में इंटर करती हैं, लाइट वेव्स, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। जब ध्यान से सुनिए, जब लाइट वेव्स किसी मीडियम में इंटर करती है तो उस मीडियम के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेशन करना शुरू करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उन सारे पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है
और जब पार्टिकल्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं तो हर वाइब्रेटिंग पार्टिकल एक सोर्स का काम करने लगता है और उनमें से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स स्क्रीन पर इंटरफेयर करती हैं और इंटरफेरेंस की इस फेनोमेना को डिफ्रैक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो जो ऑब्स्टेकल है, जैसे जो फ्रेशनल है फ्रॉनहोफर में, जो दूसरा आपको शो करता हूं, थोड़ा इनलार्ज व्यू है। यहां देखिए, आपके कोर्स में फ्रेशनल डिफ्रैक्शन नहीं है, आपके कोर्स में फ्रॉनहोफर है। आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन, प्लीज सी। Fraunhofer diffraction due to single slit. Okay, there is a slit AB. There is a slit AB. The light rays are supposed to interfere. Light rays are supposed to interfere after bending from A and B. A and B are two corners. Plane wavefront come and bend. After bending, they are supposed to interfere at a point P on the screen. Some undiffracted light rays interfere at point O. Therefore, you have a diffraction pattern from O to P due to single slit. So it is all about the Fraunhofer diffraction due to single slit. See the pattern, see the respective pattern in green color. ये जो पूरा का पूरा फेनोमेना ये डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट का है। प्लीज राइट डाउन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। Let us consider a slit whose length is large as compared to breadth. Let a parallel beam of incident wavelength strikes the corner AB. ये डायग्राम जो है सब लोग साफ साफ ड्रा करिए, दूर दूर ड्रा करिए डायग्राम अपनी कॉपी में। डायग्राम स्पष्ट है? डायग्राम दिख रहा है? यस सर। यस सर। ऊपर फ्रॉनहोफर की फोटो है। आप लोगों के जैसा फ्रॉनहोफर भी बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था। Please draw the diagram. हो गया? डायग्राम ड्रा हो गया?
Yes, sir. Now see the path difference. Point P per, we have to find out the intensity at point P. Intensity at point P. उसके लिए हमें पाथ डिफरेंस निकालना होगा। किनके किनके बीच का पाथ डिफरेंस होगा और लिखा हुआ है साफ साफ, एपी एंड बीपी। दिस स्लिट AB is divided into two parts. Let this BK, let this K is a path difference. K is a 90-degree drawn, normal drawn from A to BP, ताकि हमें पाथ डिफरेंस पता चल पाए। पाथ डिफरेंस होगा BK in triangle ABK. This path difference will be A sin theta. This theta is the angle of diffraction. Path difference will be BK and this BK will be A sin theta. Note करिए, path difference will be A sin theta. Therefore, phase difference will be two pi by lambda into path difference. फेज डिफरेंस निकाल लीजिए 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई करके। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव थ्योरी, इस पॉइंट को पूरा नोट डाउन करिए। एक्चुअली इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। We can determine the resultant amplitude by all the simple harmonic vibrations with the use of a regular polygon method. इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। हाइगन्स वेव थ्योरी के अनुसार ईच पॉइंट ऑफ स्लिट AB स्प्रेड आउट सेकेंडरी वेवलेट्स which interfere and gives diffraction phenomena. Let n be the secondary wavelets of the wavefront incident on slit AB.
द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको इन सभी का निकालना है. दिस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी capital R, and this capital R will be A sin alpha upon alpha. This capital A will be n times A naught. डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, बट एक्सप्रेशन लिख लीजिए. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो लिखना है. A naught is the amplitude of a single vibration. Small n is the total number of vibration. Therefore, n into A naught will be capital A. This capital A will be the resultant amplitude due to nth vibration in terms of their phase difference alpha. जब एम्पलीट्यूड पता होगा तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे आप. यू हैव द इंटेंसिटी. I equals to I naught sin square alpha upon alpha square. शुभजोत देखते रहिए. R की वैल्यू and R square. This R square is intensity. थोड़ा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए आपको हो सकता ना समझ में आए, इसलिए इसको नोट करते चलिए. फिर हम लोग जब ट्यूट में मिलेंगे तो इसको पहले सॉल्व करेंगे. बुक से देखिए, सॉल्व करिए. बस रिजल्ट याद रखना है आपको, क्योंकि डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है. यू हैव टू स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर. ठीक है, बात समझ रहे हैं हमारी? नहीं? यस सर. कैपिटल आर और कैपिटल आई की वैल्यू रखिए. ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी और अल्फा की वैल्यू बदलते जाएंगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा. आगे चलें. आगे चले. यस सर. यस सर. Now see the intensity distribution. अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें पता है. कब हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा, कब हमें मिनिमम मिलेगा. When theta will be 0 or alpha will be 0, you have principal maxima. Okay. This principal maxima is known as central maxima. मैक्सिमा की कंडीशन है.
अब मिनिमा कहां पे होगा? जहां साइन अल्फा 0 होगा, when sin alpha will be 0 means alpha equals to plus minus n pi. This n may have the values 0, 1, 2, 3 and so on, so on. हो गया? इतना लिख पा रहे? यस सर। फिर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, ड्रॉ करिए। जो सबसे बड़ी पीक है, दिस रिप्रेजेंट सेंट्रल मैक्सिमा। उस सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ में और सेंट्रल मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में प्लीज नोट डाउन। ड्रॉ कर लीजिए, साफ साफ ड्रॉ कर लीजिए। दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा है। अब सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन यूज करिए। उससे आप सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन निकाल सकते हैं। आप जो है मैथ्स में जैसे हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, वहां से हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, बस यहीं तक रुकते हैं। ओके ओके सर। एक बार इसको रिवाइज जरूर करिए। कल हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग कल सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी निकालेंगे। ओके
थैंक यू। किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो बताइए। कुछ भी थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा, मान के चल रहा हूँ कि 20% समझ में आ रहा होगा जब आपका बेस थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। इंटरफेरेंस समझ में आएगा तो सब समझ में आएगा। यस सर। इसीलिए इंटरफेरेंस पहले अपना सही करिए। ठीक है सर। हाँ सर अल्फा और थीटा सर दोनों सेम है कि अलग अलग है? क्या हुआ? अल्फा सर हेलो। हाँ और बोलिए थीटा बोलिए। सर। भैया थीटा, सर अल्फा और थीटा सर देखो देखो थीटा अल्फा है पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा। देखो अल्फा, यहाँ पे आओ, इक्वेशन पे आओ, क्या लिखा है? 2 पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा। 2 पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो ए है पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा। यहाँ देखो कांस्टेंट है ना ये। तो अल्फा और थीटा सेम नहीं यस है। सर यस। अल्फा की वैल्यू है पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाई ए साइन थीटा। ठीक है, पाई भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, इसलिए इसको एक अल्फा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब थीटा 0 सेंट्रल मैक्सिमा की बात होगी। क्यों? क्योंकि देखिए फिगर देखिए, सेंट्रल मैक्सिमा ओ पर होगा और ओ पर डिफ्रैक्शन नहीं होगा। अनडिफ्रैक्टेड लाइट रे जहां पर मिलेगी वो सेंट्रल मैक्सिमा होगा। ठीक है, पॉइंट ओ पर देखिए सबसे बड़ी पीक मिल रही है। स्क्रीन पे देखिए, डायग्राम अगर बनाया हो तो। यस सर यस सर। है ना? अब उस सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ और सारे मैक्सिमा होंगे। अब जैसे इंटरफेरेंस में क्या होता था, मैक्सिमा के बाद मिनिमा मिलता था, यहां ऐसा नहीं है। यहाँ एक मैक्सिमा है और उस मैक्सिमा के दोनों तरफ भी मैक्सिमा है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से कम है। ठीक है, यस सर। आपको बात समझ में आ रही मेरी? यस सर यस सर। ओके, ठीक है, थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और लेक्चर है आपके, उसको अटेंड करिए। सर भी नहीं है, चले जाओ। प्रिंस क्या कर रहे हो बे? चला गया अभिजीत से। अबे चोद बना रहे हो क्या तुम लोग? मैं तुझे मुझे